सो गाइज बीटीएम क्लासेज कठुमर में मैथ 47 के साथ फिर से मैं सोनू चौधरी आज आपके लिए एक ही बेहतरीन सा लेक्चर लेके आया हूँ जिसमें हम मैथमेटिक्स के कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं और इन क्वेश्चंस को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से एकदम इजी वे में डिस्कस करेंगे। सो बेटा अगर बात करें क्वेश्चन की जो आपको व्हाइट बोर्ड पर सीन हो रहा है उसमें सबसे पहले ये क्वेश्चन फर्स्ट जो गिवन है जो दिया गया है जो आपसे पूछा जा रहा है तो वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। ये आपको एक बेटा गिवन कंडीशन है। क्या है? आपको गिवन है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि वेयर z1 एंड z2 आर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जहां z1 और z2 दोनों क्या है बेटाओ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब देखो बेटाओ देन अब आपको इनको सॉल्व करके बताना है कि क्या इनका रियल पार्ट इक्वल टू जीरो है, क्या इनका इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू जीरो है, क्या इनका z1 प्लस z2 का जो ऐड करेंगे सम करेंगे उसका रियल पार्ट इक्वल टू क्या होगा जीरो होगा। अगर बेटा इसी की बेसिक की बात करें तो इसमें जो अपने फॉर्मूले होते हैं बेटा ध्यान देना, सबसे पहले होता है z1 प्लस z2 के मोड का होल स्क्वायर, z1 प्लस z2 के मोड का होल स्क्वायर। तो बेटा ये कितना होता है? ये होता है मोड ऑफ z1 का होल स्क्वायर प्लस मोड ऑफ z2 का होल स्क्वायर प्लस 2 रियल ऑफ z1 z2 बार आ गया। सो गाइज जो z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर होता है उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह होता है कि z1 का होल स्क्वायर प्लस z2 का होल स्क्वायर प्लस 2 रियल ऑफ z1 z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है बेटा, और इसी तरह बात करें अगर z1 माइनस z2 की, किसकी माय डियर? z1 माइनस z2 के होल स्क्वायर की, तो ये भी कुछ इस तरह होता है z1 का होल स्क्वायर प्लस z2 के मोड का स्क्वायर माइनस 2 रियल ऑफ z1 z2 के कॉन्जुगेट। सो गाइज अगर आप बात करें इन दोनों फॉर्मूलाओं की और इन दोनों फॉर्मूलाओं को अगर हम अप्लाई करते हैं गिवन क्वेश्चन में तो बेटा वो देखते हैं कि रिजल्ट क्या फाइंड होता है। सो माय डियर बने रहिए मेरे साथ। देखो यहाँ पर जो गिवन है वो है मोड ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। ये आपको गिवन है। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों, ये तो LHS है और ये क्या है RHS है, इन दोनों में बिठाओ इनका हम वैल्यूज क्या करते हैं पुट करते हैं। इनको अगर इसमें पुट करके देखते हैं तो क्या आएगा इधर मोड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ z2 का स्क्वायर प्लस 2 रियल ऑफ z1 z2 पर कॉन्जुगेट इक्वल किसके आएगा माय डियर? मोड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ z2 का स्क्वायर माइनस 2 रियल ऑफ z1 z2 का कॉन्जुगेट। कोई दिक्कत थोड़ी है बेटा यहाँ तक? अरे कुछ नहीं है ना, यहाँ तक तो सिर्फ आपको ये दो फॉर्मूले देखने और इनकी मदद से आपको यहाँ पर ये पुट करना है। अब देख लो बेटा LHS और क्या है RHS, दोनों में क्या हम कट कर सकते हैं यहाँ पर। तो बेटा अगर इसकी ध्यान दें तो इसमें देखो बेटा z1 से z1 का स्क्वायर गया, मोड ऑफ z2 का स्क्वायर से मोड ऑफ z2 का स्क्वायर गया। सो गाइज जो यहाँ पर हमारे पास जो शेष बच रहा है वो क्या है माय डियर? 2 रियल ऑफ z1 z2 पे बार और इक्वल टू क्या आ गया माइनस 2 रियल ऑफ z1 z2 पर कॉन्जुगेट। बेटा ये LHS है और ये क्या है RHS। जो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ होता है, जो क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन लॉ, वो क्या कहता है कि आप RHS को अगर LHS में ला रहे हो बेटाओ तो अगर वो नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। सो गाइज अगर इसको हम इधर लाते हैं RHS से LHS में जो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ यूज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? ये हो गया 2 रियल ऑफ z1 z2 का कॉन्जुगेट। ये बेटा इधर नेगेटिव है, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो गया।
तो +2 रियल ऑफ Z1 Z2 का कॉन्जुगेट और इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ पर दोनों को देखो बेटा, दोनों सेम है तो दोनों को ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, अरे कर सके हैं ना। तो बेटा अगर दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आ गया, 4 रियल ऑफ Z1 Z2 का कॉन्जुगेट और इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है बच्चों, और ये 4 इधर जाके खुद क्या आ गया, 0 बन गया। तो मतलब ये हमको फाइंड हुआ है Z1 Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल टू 0। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, रियल ऑफ Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू 0 आ गया। मतलब हमारा जो गिवन क्वेश्चन है उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है कि रियल ऑफ Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। आई मीन जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या हो गया, यहाँ पर करेक्ट हो गया। सो गाइज इस क्वेश्चन में आपको सबसे ज़्यादा जो याद रखने की, जो आपको याद रखना है वो है ये 2 फॉर्मूले। ठीक है डियर, इनको जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई करते हो तो आपको प्राप्त होगा कि Z1 अपॉन Z2 का जो रियल पार्ट है वो क्या आएगा, इक्वल टू 0 आएगा। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि इफ मोड ऑफ Z1 प्लस 2 अपॉन Z इक्वल टू किसके है, 2 के, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोड Z। यहाँ पर आपको मोड Z की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। सो माय डियर देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे मोड Z इसकी एक तो मिनिमम वैल्यू होगी और एक क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। वहाँ पर हमें ये देखना है कि मोड Z की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अगर मिनिमम की बात करता तो वहाँ पर हम बात करते कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। सो गाइज यहाँ पर अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात की जाए तो ध्यान देना, जो बेटा अपना मोड Z होता है ना, क्या बेटा मोड Z, इसको अगर हम तोड़ें तो बेटा कुछ इस तरह तोड़ सकते हैं। देखो ध्यान देना, ये आ गया बेटा एक तो Z प्लस 2 अपॉन Z और माइनस का 2 अपॉन Z। अरे कोई दिक्कत थोड़ी है ना, इसको अगर ऐसे हम लिखना चाहें मोड Z को तो इस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। और अगर इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो बेटा इसकी एक गिवन फॉर्म होती है, तो इसी को हम इस तरह लिख सकते हैं कि मोड ऑफ Z प्लस 2 अपॉन Z माइनस मोड ऑफ 2 अपॉन Z हो गया, लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ Z प्लस 2 अपॉन Z और माइनस का 2 अपॉन Z हो गया, लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ Z प्लस 2 अपॉन Z और प्लस का 2 अपॉन Z हो गया। ठीक है बेटा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो Z1 कंसीडर किया है वो आ गया Z प्लस 2 अपॉन Z, और जो बेटा Z2 है हमारे पास वो क्या आ गया, 2 अपॉन Z आ गया। ठीक है ना, और Z1 Z2 के लिए ये क्या होता है कि गिवन फॉर्मूला होता है। ठीक है बेटा, अगर इसी को हम आगे हल करें, सॉल्यूशन करें इसका, तो हमें क्या चाहिए, अरे देखो यहाँ ये तो खुद मोड Z है, क्योंकि यहाँ पर इसी को हमने क्या माना था, मोड Z, तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा Z प्लस 2 अपॉन Z माइनस 2 अपॉन Z इज लेस देन इक्वल टू मोड Z इज लेस देन इक्वल टू, ये कितना हो गया, मोड Z प्लस 2 अपॉन Z और प्लस का 2 अपॉन Z। कोई दिक्कत है कि बेटा यहाँ तक नहीं है ना, मतलब इसी को हमने इस तरह भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो गिवन है वो क्या है कि Z प्लस 2 अपॉन Z का जो मोड है वो क्या है, 2 के बराबर है। तो यहाँ पर अगर इसकी जगह हम 2 पुट करें तो एक तो ये आ गया बेटा 2 माइनस 2 अपॉन मोड Z। ठीक है ना, इसकी जगह 2 पुट कर दिया, माइनस 2 अपॉन मोड Z हो गया, लेस देन इक्वल टू मोड Z और लेस देन इक्वल टू ये कितना होगा बेटा 2 प्लस, हाँ बेटा 2 प्लस 2 अपॉन मोड Z आ गया यहाँ पर।
अब बात कर रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने की, तो बेटा यहाँ पर हम इन दो पदों के बारे में अगर डिस्कस करें, इन दो पदों को अगर हम लेट करें यहाँ पर, तो इनको हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, मोड जेड इक्वल टू 2 + 2 अपॉन मोड जेड। यहाँ पर हम इन दो टर्म्स को लेकर चल रहे हैं और इन्हीं दो टर्म्स के साथ देखो बेटा इसका एलसीएम क्या होगा, 2 मोड जेड + 2 अपॉन मोड जेड हो गया। मोड जेड को इधर लाएंगे तो ये क्या बन गया, मोड जेड का स्क्वायर 2 मोड जेड + 2 आ गया। ठीक है बेटा, अब देखो आगे यही क्या बन गया, देखो इन दोनों को इधर ला रहे हैं तो ये हो गया मोड जेड का स्क्वायर -2 मोड जेड -2 = 0। अब बेटा ये गिवन इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गई, और ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में मतलब यहाँ से हम मोड जेड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो माय डियर, मोड जेड क्या होगा, देखो बेटा यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वो होता है x = -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a हो गया। मतलब यही कितना बन गया मोड जेड। अब देखो माइनस भी है, b का काम यहाँ -2 है तो माइनस माइनस +2 + -2 का होल स्क्वायर -4ac और अपॉन में क्या है 2a आ गया। ठीक है बेटा, तो मोड जेड कितना आ गया यहाँ से 2 ± √2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस +8 अपॉन 2 आ गया। ये कितना हो गया बेटा टोटल 2 ± √12 अपॉन 2 आ गया। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ से देखो जो 12 है ये आ गया 2 ± इसको बेटा 12 को हम क्या लिख सकते हैं 4 × 3, और 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है, अरे 2 हो गया ना, तो ये आ गया 2√3 अपॉन 2 आई मीन मोड जेड इक्वल टू आ गया। देखो बेटा यहाँ से 2 कॉमन लेके 2 से 2 गया तो 1 ± √3। मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो मोड जेड है ना वो बेटा 1 - √3 से कहाँ तक है 1 + √3 तक। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोड जेड कितनी आ गई बेटा 1 + √3। तो ये इस मोड जेड की क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू होगी। सो बेटा इन क्वेश्चनों में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत ही बेहतरीन सा यूज़ करने वाले हैं। इन दोनों क्वेश्चंस में ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूल्स का यूज़ होने वाला है। तो अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का यूज़ करते हैं। देखो बेटा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ये आप जानते हो कि मैक्सिमम डिग्री ऑफ ए वेरिएबल क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। अगर मैक्सिमम डिग्री किसी वेरिएबल की 2 है तो उसी को हम क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने सम ऑफ रूट्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स के बारे में भी डिस्कस या पढ़ रखा होगा कहीं भी। और उसके बाद इसमें तो बेटा हम सम ऑफ रूट्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स के बारे में अध्ययन करेंगे, डिस्कस करेंगे। और इसमें हम जो नेचर ऑफ रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उसका यूज़ करके हम इसको क्या करेंगे बेटा सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + px + q = 0। ये कह रहा है बेटा कि एक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या है बेटा एक तो अल्फा है और दूसरा क्या है बीटा है। तो आपको ये वैल्यूज फाइंड करनी है। क्या बेटाओ कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स ये अगर गिवन है तो ये वैल्यूज़ क्या होंगी, इन वैल्यूज़ के बारे में हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। जो बेटाओ अपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं तो उनमें एक पॉइंट आता है बेटाओ सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ऑफ रूट्स, मूलों के सममित व्यंजक।
सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ऑफ रूट्स, और उसी में हम इनके बारे में अलग अलग डिस्कस करते हैं। जैसे बेटा अगर देखो वैल्यू इसकी फाइंड करनी है, क्या अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो इसमें बेटा एलसीएम क्या आएगा, अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा अगर इसमें एलसीएम आ रहा है तो मतलब ये तो हो गया क्या, देखो बीटा से अगर अल्फा बीटा को डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम होगा, अल्फा टाइम होगा, और अल्फा का फिर अल्फा से गुना करेंगे तो कितना आएगा, अल्फा क्यूब। ऐसे ही अगर अल्फा से अल्फा बीटा को डिवाइड करेंगे बीटा टाइम होगा, और बीटा टाइम होगा तो बीटा का बीटा से गुना क्या आएगा, प्लस का बीटा क्यूब। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर देखो चूंकि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होता है, वो होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा पे होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। अब ये आता कैसे माय डियर, देखो जो सिमेट्रिक एक्सप्रेशन होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, देखो हमें पता है कि कोई भी अल्फा प्लस बीटा का क्यूब होता क्या यार, क्या होता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा और प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर। ये तो पढ़ा होगा ना, 9th क्लास में आता है। ठीक है ना, जो आइडेंटिटी हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा पर होल क्यूब है। अब देखो बेटा हमें जो मान चाहिए वो वैल्यू चाहिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की चाहिए, तो मतलब अब ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इक्वस टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ गया। यहाँ पे हम क्या करते हैं माय डियर कि इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। देखो 3 अल्फा बीटा दोनों से कॉमन आ रहा है। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि अलग अलग टर्म्स में उस जो हम कॉमन ले रहे हैं उससे हम उसको क्या करते हैं, अलग अलग टर्म्स को डिवाइड करते हैं। अगर बेटा हो इसको हम इससे डिवाइड करें तो देखो बीटा से बीटा गया, 3 से 3 एक अल्फा बच गया, और इधर क्या बच गया, बीटा। सो गाइस जो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ होता है कि आपको अल्फा प्लस बीटा क्यूब निकालना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है, तो आप क्या करेंगे कि इसको कहाँ ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे। और बेटा आप जानते हो कि किसी भी एक पक्ष से या एक साइड से दूसरी साइड में हम टर्म्स को अगर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो बेटा उनके साइन उसी अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर ये प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या हो गया, माइनस। और देख लो बेटा इसी से आपको ये फॉर्मूला फाइंड हो जाता है। ठीक है बेटा, इसका मतलब जो हमको गिवन आया है फिलहाल अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, या इसको लिख दो सीधा बेटा अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाँ बेटा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा हो गया। ठीक है बेटा, और अपॉन में क्या है, अल्फा इंटू बीटा। अब दिक्कत खड़ी हो गई कि भाई इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो जो अल्फा बीटा है उनमें 2 प्रकार के 2 टाइप्स के रिलेशन यहाँ पर शो हो रहे हैं। पहला रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा रिलेशन कोई अल्फा इंटू क्या है बेटा, बीटा है। अब इन पहले दोनों रिलेशनों को हमें फाइंड करना पड़ेगा, और वो कौन बताएगी, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, जिसके रूट्स क्या हैं, अल्फा एंड बीटा है। सो माय डियर जो गिवन है भाई, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है माय डियर, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वस टू 0, और इसके जो रूट्स हैं वो एक अल्फा है और एक क्या है, बीटा है। और हम जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, द कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस ये क्या आ गया, पी आ गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर में तो कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा, और अपॉन में 1 करने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और एक आता है बेटा अल्फा इंटू बीटा,
ये होता है बेटा कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया। तो बेटा अचर पद क्या है, यहाँ पर क्यू है और अपॉन में बंद करेंगे तो इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों वैल्यूज को उठा के कहाँ रख दो, इसमें रख दो। तो बेटा एल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन एल्फा क्या फाइंड होगा, एक तो एल्फा प्लस बीटा पे क्यूब है, मतलब बेटा माइनस पी पर क्यूब आ गया, माइनस 3 एल्फा बीटा आई मीन क्यू आ गया, और फिर से क्या आ गया, माइनस का पी आ गया, अपॉन में एल्फा इंटू बीटा आ गया। इनको अगर हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो बेटा क्या होगा, माइनस पी पर क्यूब है, अब माइनस पे क्यूब मतलब माइनस ही रहेगा, तो माइनस पी क्यूब माइनस माइनस बेटा प्लस 3p क्यू अपॉन क्या आ गया, क्यू आ गया। और यहाँ से माय डियर अगर आप कॉमन लेना चाहो तो यहाँ से p कॉमन आ गया, मतलब ये आ गया बेटा 3q माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू। ये इसका क्या होगा बेटा, आंसर होगा। तो इसमें हमने एक तो आइडेंटिटी को यूज़ किया है और एक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ किया है। लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, इधर इसमें ही लिख लेना बेटा कि मान लो अगर लेट एल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, देन सबसे पहले बेटा क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स, क्या माय डियर, सम ऑफ रूट्स आई मीन एल्फा प्लस बीटा, ये आता है क्या बेटा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, आई मीन कोफिशिएंट ऑफ x क्या है बेटा, माइनस का b अपॉन ए आ गया। और अगर आप निकालें मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स आई मीन एल्फा इंटू बीटा, तो ये होता है बेटा कांस्टेंट कांस्टेंट टर्म आ गई और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब c अपॉन ए आ गया। तो बेटा ये दो रिलेशन होते हैं, किसी भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपको गिवन है, एल्फा बीटा या इनकी जगह कुछ भी आ रहे हैं, तो रूट्स में और कोफिशिएंट में एक रिलेशन फाइंड करने के लिए हम इनको यूज करते हैं, सम ऑफ रूट्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स। इसमें बेटा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के खुद के क्वेश्चंस, जो इसमें जो क्वेश्चन हमको करने के लिए, सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं रिलेशन को लेकर, तो उसमें आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी गिवन होगी और रूट्स भी गिवन होंगे। और आपको करना क्या होता है कि उन्हीं रूट्स को यहाँ पर सम करना है, यहाँ पर कोफिशिएंट लेना है। अगर LHS RHS के बराबर हो गया मतलब जो रिलेशन है वो क्या हो गया बेटा, ट्रू हो गया, ठीक है ना। तो इस रिलेशन का हमने यहाँ पर यूज़ किया है, ये आइडेंटिटी है, ये खुद आप जानते ही हो, जिसको हम यहाँ से फाइंड करते हैं। सो गाइज अगर बात करें इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की जो व्हाइट बोर्ड पर गिवन है, सो माय डियर पहले तो आप क्वेश्चन को ढंग से रीड करो। देखो जो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि द इक्वेशन cos p माइनस 1x स्क्वायर प्लस cos p x प्लस साइन p इक्वल टू क्या है, 0 है। इन वेरिएबल x, जिसमें वेरिएबल क्या है, x यूज हो रहा है,
हैज रियल रूट्स इफ p बिलोंग्स टू द इंटरवल्स। अगर इसके जो रूट्स हैं बेटाओ वो क्या हों, रियल रूट्स हों। अब देखो आपको पता तो है ही है, जो गिवन इक्वेशन है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो है ना। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है और यहाँ कांस्टेंट है, ठीक है ना। कॉस पी माइनस 1 ये खुद इसका कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट कॉस पी है, ये खुद कांस्टेंट आ गया, इक्वल टू क्या है, 0 है। तो मतलब जो गिवन इक्वेशन है बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और जो इसमें कंडीशन दे रखी है वो ये है कि इसके जो रूट्स हैं वो क्या हैं, रियल हैं। क्या है बेटाओ, रूट्स क्या हैं इसके, रियल हैं। जो हम क्लास 10th में पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं बेटा नेचर ऑफ रूट्स है, नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स में माय डियर 3 कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले कहता है कि अगर जो d होता है आई मीन बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये लिया कहाँ से जाता है, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वहीं से इसको लिया जाता है। तो सबसे पहले कहता है कि अगर ये बेटा ग्रेटर देन 0 है तो जो रूट्स हैं ना वो एक तो रियल होंगे और एक बेटा डिस्टिंक्ट होंगे। एक तो रियल होंगे और एक वो रूट्स क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। नंबर सेकंड जो कंडीशन है इसकी वो क्या है कि अगर d जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो इक्वल 0 के हो, क्या हो बेटा, इक्वल 0 के हो, तो इस कंडीशन में जो रूट्स होंगे वो एक तो रियल होंगे और एक बेटा इक्वल होंगे। मतलब दोनों रूट्स ही क्या आएंगे, बिल्कुल इक्वल फाइंड होंगे आपको। नंबर थर्ड कंडीशन है जहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर की उत्पत्ति हुई थी, तो ये आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है बेटा, लेस देन 0 है। तो इसमें जो रूट्स होंगे वो आएंगे इमेजनरी। इसमें रूट्स क्या आएंगे, इमेजनरी आएंगे। तो ये बेटा रूट्स की अलग अलग कंडीशन है होने को, तो इसमें भी 2 कंडीशन चलती हैं। अगर जो रूट है उसके अंदर अगर मतलब या बी स्क्वायर माइनस 4ac में कोई ऐसी संख्या या नंबर आपको फाइंड हो रही है जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो, तो उस कंडीशन में जो रूट्स आएंगे बेटा वो क्या आएंगे, एक तो रियल आएंगे और एक रेशनल आएंगे। अगर रूट में आपको कोई ऐसी संख्या फाइंड हो रही है, रूट में अगर कोई ऐसी संख्या आपको फाइंड हो रही है, नंबर फाइंड हो रहा है जिसका स्क्वायर रूट नहीं हो, तो उसमें रूट्स एक तो रियल तो होंगे ही, लेकिन और क्या होंगे, इर्रेशनल होंगे। ठीक है बेटा, तो इसमें भी एक तो कौन आता है, रेशनल आता है। क्या आता है, रेशनल, और एक आता है इर्रेशनल। एक तो रेशनल आ गया और एक कौन आ गया, इर्रेशनल आ गया। अब देखो बेटा अगर क्वेश्चन की बात की जाए, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो बेटा कि ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको गिवन है वो क्या है, कॉस पी माइनस 1x स्क्वायर प्लस कॉस पी एक्स प्लस साइन पी इक्वल टू क्या है, 0। ये क्या कोई गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्या कह रहा है कि इसके रूट्स वो क्या है, रियल हैं। रूट्स क्या हैं, रियल हैं। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हमें, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, उससे अगर इसको हम कंपेयर करें तो बेटा यहाँ पर हमें a तो फाइंड होगा cos p माइनस 1, b फाइंड होगा माय डियर cos p, और c जो कांस्टेंट है वो क्या आ गया, sin p। अब यहाँ पर माय डियर गिवन क्या है, गिवन दैट रूट्स आर रियल।
अब रूट्स रियल हैं तो d इक्वल टू जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। केवल यहाँ रियल की बात कर रहा है, ना तो इसने डिस्टिंक्ट कहा है और ना इसने इक्वल कहा है। तो अगर ऐसा नहीं कहा है तो हम दोनों को संग लेके चलेंगे, भाई इक्वल भी हो सकते हैं और डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं। अब यहाँ से अगर ये वैल्यूज पुट करें माय डियर तो क्या आ गई, एक तो आ गई cos p माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, एक सॉरी ये आएगा cos p का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर है ना, तो ये आ गया cos p का होल स्क्वायर माइनस 4 cos p माइनस 1 और एक आ गया sin p। यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा? अरे नहीं है ना। अब देखो ध्यान देना, ये तो आ गया cos स्क्वायर p, यहाँ पर क्या है cos p माइनस 1 है। अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँ बेटा तो माइनस माइनस प्लस 4 1 माइनस cos p, और इधर आ गया बेटा क्या, sin p आ गया। अब ये कह रहा है कि अगर इसके रूट्स रियल हों तो p किस इंटरवल में बिलोंग करेगा। अगर इसके रूट्स रियल हों तो बेटा p किस इंटरवल में बिलोंग करेगा। अब देखो बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है या तो 0 हो या 0 से क्या हो, ग्रेटर हो, बड़ा हो। अब हमें पता है कि देखो बेटा cos स्क्वायर p है, वैसे cos माइनस 1 से 1 तक होता है, जो cos की जो वैल्यूज होती है वो माइनस 1 से कहाँ तक देता है, 1 तक देता है, क्योंकि भाई cos का ग्राफ यही तो होता है ना। ये हो गया -1 और ये 1, ये हो गया 0। तो cos जो हमेशा अपना जो वैल्यूज देता है वो कहाँ से, -1 से और 1 तक ही देता है। अब बेटा cos का भी होल स्क्वायर है, अब cos का होल स्क्वायर है, आई मीन ये तो पक्का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा था cos खुद -1 से 1 तक होता है, बेटा यहाँ पर cos 1 माइनस ही तो है ना। अब 1 से माइनस हो रहा है cos, तो अगर हम cos को 1 भी ले लेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, 0 आ सकता है। अरे भाई cos को अगर हम 1 भी ले लें तो क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, नेगेटिव तो कभी नहीं आएगा। तो बेटा यहाँ पर 1 माइनस cos भी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब जो हमारी बात, जो मेन बात अटक रही है बेटाओ, वो किस पर है, sin p पर है। भाई sin p खुद भी तो -1 से और 1 तक की वैल्यूज देता है। अगर sin p ने माइनस की वैल्यू दे दी तो बेटा वो गड़बड़ हो जाएगी। अगर sin माइनस में वैल्यूज दे गया तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि फिर ये सीधा -4 हो जाएगा और ये ग्रेटर देन 0 नहीं रहेगा। अब हमें देखना है, चलो ये तो कंडीशन को सीधा ही सेटिस्फाई कर रही है, कोई दिक्कत, इन्होंने तो कह दिया कि भाई हमारे लिए तो कुछ भी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत अब किसको है, sin p को है। अब sin p को दिक्कत है, इसका सॉल्यूशन तो करना पड़ेगा, इसका क्राइटेरिया एक फिक्स करना पड़ेगा। अब बेटा एक बात बताओ कि sin p है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा। भाई sin का भी तो इंटरवल ऐसे ही होता है ना, -1 और 1 में। ये 0, ये हो गया क्या, π/2, ये हो गया पाई। अब देख लो बेटा कि साइन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब देखो साइन यहाँ से 0 से चला, ये पॉजिटिव 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 यहाँ तक और यहाँ तक, यहाँ पे 0 बन गया वापस से। भाई 0 भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर साइन 0 दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते नेगेटिव नहीं देना चाहिए। तो बेटाओ ये कब पॉसिबल है, जब जो P है बेटाओ वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग होनी चाहिए, 0 से लेकर पाई तक।
अगर p खुद 0 से लेकर पाई तक होगी तो साइन p भी क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन 0। और तब हमारी कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है रियल रूट्स की, जब p बिलोंग करे कहाँ तक बेटा, 0 से लेकर पाई के बीच। तो मेन मुद्दा किसका था यहाँ पर, साइन p का था। और साइन p को हमने देखा भाई साइन p नेगेटिव नहीं बनना चाहिए, और उस इंटरवल को हमने फाइंड कर लिया जहाँ पर साइन p नेगेटिव नहीं है। सो माय डियर, ये क्या होगा, इसका गिवन आंसर होगा। सो गाइस, जो हमारा फिलहाल का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। सो माय डियर, अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए, किसकी, अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है माय डियर, कि इफ Z1 का मोड 1 है, Z2 का मोड 2 है, Z3 का मोड कितना है, 3 है। क्या बेटा हो, Z1 का मोड कितना है, 1 दे रखा है, Z2 का मोड कितना है, 2 है, और Z3 का मोड कितना है, 3 है। एंड 9Z1 Z2 प्लस 4Z1 Z3 प्लस Z2 Z3 इक्वल टू कितना है, 12 दिया गया है। तो क्या कह रहा है, देन द वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के मोड की किसके इक्वल होगी। जो बेटा आपको गिवन कंडीशन है वो आपको ये दे रखी है, और जो वैल्यू फाइंड करवा रहा है वो आपको ये फाइंड करनी है। सो माय डियर, अगर बात करें पहले गिवन कंडीशन की, तो बेटा गिवन क्या है कि एक तो मोड Z1 है, एक तो क्या है, मोड Z क्या आएगा बेटा, 1 आ रहा है। एक मोड ऑफ Z2 कितना है, 2 है। मोड ऑफ Z1 1 है, मोड ऑफ Z2 कितना दे रखा है, 2 दे रखा है यहाँ पर। अब एक बात बताओ बेटाओ, हमने ये तो पढ़ा है कि जो मोड Z का स्क्वायर होता है, जो मोड Z का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, जैसे ये दे रखा है Z बार होता है। मोड Z का स्क्वायर क्या होता है, Z का कॉन्जुगेट होता है। अब यहाँ पर अगर हम इनका स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, तो इधर क्या आ गया, 4 आ गया। मतलब ये बन गया Z2 पे बार इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया यहाँ पर। अगर बात करें नंबर 3 की, तो ये दे रखा है Z3 इक्वल टू 3 है। आई मीन Z3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। मतलब Z3 कॉन्जुगेट इक्वल टू कितना आ गया, 9 आ गया। कोई दिक्कत थोड़ी है यहाँ तक। अरे इनसे ही हम ये भी तो फाइंड कर सकते हैं ना। और जो बेटा वो दे रखा है हमें वो कितना है कि 9 Z1 Z2 प्लस 4 Z1 Z3 प्लस Z2 Z3 इक्वल टू कितना है, 12 दे रखा है। अब देखो बेटा यहाँ पर 9 है, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं, Z3 पर वार लिख सकते हैं, Z3 कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पर Z3 और एक Z3 का ही क्या बेटा कॉन्जुगेट आ रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि एक तो Z1 आ गया, एक Z2 आ गया, एक Z3 आ गया, और एक Z3 का कॉन्जुगेट आ गया। ठीक है बेटा, प्लस ये 4 है। 4 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, Z2 बार, मतलब एक तो Z1 आ गया, एक Z2 आ गया, एक Z3 और एक Z2 का कॉन्जुगेट आ गया। प्लस यहाँ पर क्या है, Z2 Z3। तो इनको भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं भाई। यहाँ से अगर इसका स्क्वायर करें हम, ये कितना आ गया, Z1 इसका कॉन्जुगेट 1 के बराबर है। भाई यहाँ कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही ना। मैंने कहा था अगर कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं माय डियर, Z1 Z2 Z3 और Z1 का कॉन्जुगेट, और ये किसके इक्वल है बेटा, 12 के।
अब देखो हर कोई में यहाँ भी Z1 Z2 Z3 है, यहाँ भी Z1 Z2 Z3 है, यहाँ भी Z1 Z2 और Z3 यूज़ हो रहा है। तो इन सब को अगर हम कॉमन लेके बेटा बाहर निकालें तो ये होगा मोड ऑफ Z1 Z2 Z3 और अंदर क्या रह गया Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट और प्लस है Z3 का कॉन्जुगेट और इक्वल टू क्या है 12 है। और बेटा इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, मोड ऑफ Z1 मोड ऑफ Z2 और मोड ऑफ Z3 और यहाँ आगे Z1 का कॉन्जुगेट इक्वल टू कितना है बेटा 12 आ गया ना। अब देखो यहाँ पर जो Z1 है उसका मान 1 है, Z2 2 है और ये 3, मतलब ये टोटल हो गया 6 हो गया। और इसको भी हम Z1 Z2 प्लस Z3 लिख सकते हैं और ये क्या आ गया बेटा 12 आ गया। अगर इसी 12 को 6 से डिवाइड करते हैं तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 कितना आ गया बेटा 2 और यही इसका क्या होगा आंसर होगा। जो Z1 Z2 Z3 है वो किसके इक्वल होगा माय डियर 2 के इक्वल होगा। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की माय डियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से कौन आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, फिर से कौन आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो ये कह क्या रहा है कि जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4 प्लस कॉस थीटा एक्स स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा एक्स प्लस 3 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 है। अब इसमें ये क्या कह रहा है कि इसके रूट्स हैं, एक तो कह रहा है कि थीटा के एक तो रियल होंगे और एक क्या होंगे डिस्टिंक्ट होंगे, एक तो रियल होंगे और एक क्या होंगे डिस्टिंक्ट होंगे। नंबर सेकंड रियल और कॉम्प्लेक्स रूट होंगे, थर्ड इक्वल रूट्स होंगे और 4 होंगे केवल कॉम्प्लेक्स रूट होंगे। मतलब एक चीज़ तो यहाँ फिक्स हो गई, जो ये बात कर रहा है ना वो कर रहा है नेचर ऑफ रूट्स की। किसकी बात कर रहा है नेचर ऑफ रूट्स की। और नेचर ऑफ रूट्स में हम जानते हैं बेटा, मैंने अभी आपको 3 प्रकार के 3 टाइप्स नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताया है, जो हम d = b² - 4ac से फाइंड करते हैं अलग अलग। एक तो ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 और एक लेस देन 0, और तीनों कंडीशंस में अलग अलग हमें रूट्स के नेचर फाइंड होते हैं। सो गाइज अगर बात करें कि जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो बेटाओ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या दी हुई है 4 प्लस कॉस थीटा का x² माइनस 2 साइन थीटा x प्लस 3 माइनस कॉस थीटा और इक्वल टू क्या है 0 है। ये कोई गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसी इक्वेशन में बेटा इस इक्वेशन को अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो बेटा यहाँ पर a का मान क्या आएगा 4 प्लस कॉस थीटा, b का मान -2 साइन थीटा और बेटा c का मान कितना आ गया 3 माइनस कॉस थीटा। और जैसा कि हम जानते हैं बेटाओ कि d क्या होता है, d होता है b² - 4ac। और यहीं से हम फाइंड करेंगे कि इनका नेचर, जो रूट्स का नेचर है वो क्या क्या होगा। सो गाइज अगर बात करें इसमें वैल्यूज पुट करें तो b² का मतलब है -2 साइन थीटा का होल स्क्वायर और -4a की जगह क्या है बेटा 4 प्लस कॉस थीटा और b की जगह क्या है 3 माइनस कॉस थीटा। इनको आप अगर सॉल्व करते हैं तो बेटा क्या आएगा, देखो माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का होल स्क्वायर 4 आ गया, तो एक तो आ गया 4 साइन स्क्वायर थीटा -4। इनको बेटा हल कर लो, सॉल्व कर लो इनको। तो इनको अगर सॉल्व करेंगे बेटा आपको पता है कि कभी भी 2 टर्म्स के मतलब ऐसे इनको इनटू किया जाता है तो सबसे पहले इसका इनटू इससे होगा, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे होगा और फिर इसका इससे इनटू होता है। इस तरह हम इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो मतलब पहले 4 × 3 कितना हो गया 12 हो गया,
ये प्लस है बेटा, ये माइनस है, तो ये क्या आ गया माइनस का 4 cos थीटा। ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस का 3 cos थीटा। ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस का cos स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है ना, तो इसको हल करो थोड़ा सा, नहीं है तो 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 4, ये तो 12 है, ये -4 + 3 मतलब माइनस का cos थीटा, और ये आ गया माइनस का cos स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, अब इस 4 का अंदर क्या करते हैं, इनटू करते हैं ना। अरे इस 4 का क्या करते हैं, अंदर इनटू करते हैं, तो क्या आएगा 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 12 × 4 होगा, तो 12 × 4 क्या होता है 48, माइनस माइनस बेटा +4 cos थीटा, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस कितना हो गया माय डियर 4 cos स्क्वायर थीटा। 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा है, 4 कॉमन आके ये क्या हो जाएगा 1, मतलब ये तो बन गया 4 -48 और प्लस का 4 cos थीटा। अब बेटा देखो ऑलरेडी यहाँ पर माइनस का 48 दिया हुआ है, cos थीटा कहाँ से कहाँ तक वैल्यू दे सकता है -1 से 1, मतलब एटलीस्ट है इसको +4 या -4 तक ही रख सकता है, और इन दोनों को भी अगर हम ऐड करें तो भी ये -48 तक नहीं पहुँच सकते हैं। तो इसका मतलब है ये क्या होगा बेटा <0 होगा, और <0 अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की बात करें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है बेटा -b + -√b² - 4ac/2a होता है। अगर यहीं पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की बात की जाए तो बेटा यहाँ पर इसको ध्यान दो आप, इसमें और इसमें कंपैरिजन किया जाए तो <0 ही तो है ना, क्या है <0 है, और <0 का मतलब क्या है यहाँ नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा तो इमेजिनरी रूट्स होंगे। अब यहाँ एक तो क्या आ गया, एक तो यहाँ रियल पार्ट आ गया, एक यहाँ इमेजिनरी, तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे कॉम्प्लेक्स रूट बनाएंगे। तो बेटा इसमें आंसर कौन सा होगा कॉम्प्लेक्स रूट फॉर ऑल थीटा। ठीक है बेटा।